ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका को पहले ही रश्मि पर काफी गुस्सा था। रश्मि ने जिस तरह हैरान होकर अनिका से पूछा था कि क्या सचमुच रोहित मारवा उसका मंगेतर है, यह सुनकर रश्मि की तरफ अनिका का इरिटेशन और बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी, मगर अनिका इस वक्त रश्मि को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती थी। इसलिए एक फेक मुस्कान देते हुए अनिका ने रश्मि से कहा, अगर तुम्हें मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तो हम ऑफिस में आकर बात कर सकते हैं, इस वक्त हम जरा जल्दी में हैं। इससे पहले कि रश्मि अनिका से कुछ कहने जाती, अनिका ने रोहित का हाथ पकड़कर मेन एग्जिट की ओर चलना शुरू कर दिया। रोहित भी बिना कुछ बोले अनिका के पीछे पीछे जाने लगा। रोहित को जाते हुए देखकर रश्मि रोहित के पीछे चलने लगी। रश्मि ने रोहित को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर रोहित मारवा, क्या आप सचमुच मुझे भूल चुके हैं? याद कीजिए, आज से 6 साल पहले। इससे पहले कि रश्मि आगे कुछ कहने जाती, रोहित के पर्सनल बॉडीगार्ड रश्मि का रास्ता रोककर खड़े हो गए। अनिका रोहित के साथ दरवाजे के बाहर निकल गई और पार्किंग लॉट की ओर जाने लगी। रश्मि के सामने खड़े रोहित के बॉडीगार्ड ने रश्मि से कहा, देखिए मैडम, आप इस तरह से सर का पीछा नहीं कर सकती। अगर आप सर को नहीं जानती तो आप उनसे बात नहीं कर सकती। रश्मि ने रोहित के बॉडीगार्ड से कहा, अगर मैं उन्हें जानती हूँ। तभी अचानक रोहित का पर्सनल सिक्योरिटी हेड अब्दुल रश्मि के सामने आकर खड़ा हो गया। अब्दुल ने रश्मि से कहा, देखिए मैडम, इस तरह की कोशिशें हजारों लड़कियां कर चुकी हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम जैसी लड़कियों का मकसद क्या होता है। जिस तरह से अब्दुल ने रश्मि को यह बात कही थी, रश्मि को काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कॉरिडोर के आसपास खड़े होटल के काफी मेहमान अब अब्दुल की यह बात सुनने लगे तो रश्मि का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। अब्दुल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए मैडम, अब आप साहब का पीछा करना छोड़ दीजिए, वरना हमें लीगल एक्शन लेना होगा। अब्दुल की यह बात रश्मि को इतनी चुभी थी कि वह अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर वहां से तेजी से निकल गई। रश्मि को अब्दुल पर काफी गुस्सा आया था और इस गुस्से की वजह से किसी भी वक्त रश्मि की आंखों में आंसू निकलने वाले थे। रश्मि रोहित से मिलकर उससे बात करना चाहती थी, मगर जिस तरह से रोहित के सिक्योरिटी गार्ड रश्मि का रास्ता रोककर खड़े हो गए थे, वह जानती थी कि अब रोहित का पीछा करना शायद उसके लिए मुसीबत को न्योता देना होगा। रश्मि के चले जाने के बाद अब्दुल अपने बाकी साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगा, देखो, सर की ड्यूटी करते वक्त हमें इन जैसी लड़कियों से खास सावधान रहना है। आजकल दुश्मन अमीर बिजनेसमैन को जाल में फंसाने के लिए इस तरह के हथियार इस्तेमाल करता है। हालांकि हमारे साहब इनके जाल में फंसने वालों में से नहीं हैं, मगर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोहित सर को हर तरह के खतरे से बचा कर रखें। पार्किंग लॉट में पहुंचने के बाद रोहित ने कार का दरवाजा खोला और अनिका को पहले अंदर बिठाया। फिर रोहित खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। रोहित जानता था कि कहीं न कहीं तो रश्मि के सामने रोहित को अपना मंगेतर बताकर अनिका को मन ही मन एक मोरल विक्ट्री मिल रही थी। रोहित मुस्कुराते हुए अनिका को देखने लगा, मगर अनिका कार में बैठने के बाद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगी। रोहित धीरे धीरे कार चलाकर गुलेरिया हाउस की ओर जाने लगा। रोहित बार बार अनिका का चेहरा देख रहा था। अनिका का ध्यान पूरी तरह से मोबाइल में था, मगर कुछ देर बाद अनिका ने बिना रोहित की ओर देखे कहा, मुझे लगता है आपको अपना ध्यान रोड पर रखना चाहिए। रोहित ने इस बात का पलट कर जवाब देते हुए कहा, क्या करूं? जब हम सफ़र इतना हसीन हो तो अक्सर लोग मंजिल भूल जाया करते हैं। रोहित की इस बात पर अनिका ने अपना फ़ोन नीचे रखते हुए रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आखिर आपको हो क्या गया है। पहले तो कभी कभी ऐसी बातें किया करते थे, मगर अब तो ऐसा लगता है आप बिजनेस छोड़कर एक प्रोफेशनल शायर बन गए हैं। कुछ देर बाद जब रोहित और अनिका की कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी, तब अचानक रोहित ने अनिका की ओर देखकर पूछा, तो हम शादी कब कर रहे हैं? अनिका का ध्यान पूरी तरह से अपने मोबाइल में था। अनिका ने बिना ज़्यादा सोचे रोहित से कहा, पहले सगाई तो करो, उसके बाद सोचेंगे। अनिका ने यह जवाब बड़ी कैजुअली दिया था, मगर कहीं न कहीं अनिका का जवाब सुनकर रोहित की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। रोहित ने अपना पूरा शरीर अनिका की ओर मोड़ लिया और तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, मैं एक काम करता हूँ,
कल ही तुम्हारे घर आकर करण अंकल से तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। अनिका रोहित की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक रोहित शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे थे। मगर उस वक्त अनिका रोहित से किसी भी तरह की आर्गुमेंट में नहीं उतरना चाहती थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद रोहित और अनिका गुलेरिया हाउस के बिल्कुल पास पहुंच गए। तभी अचानक अनिका ने रोहित को इशारे से कार रोकने को कहा। अनिका का इशारा देखते ही रोहित ने तेजी से ब्रेक पर अपना पांव रख दिया। कार के रुकते ही रोहित ने हैरानी से अनिका की ओर देखा। अनिका ने रोहित से कहा, मुझे लगता है तुम यहीं उतर जाओ, यहाँ से आगे कार मैं ड्राइव करके जाऊंगी। अनिका ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अनिका ने घर पर किसी को बताया नहीं था कि वह रोहित को मिलने जा रही थी। अगर नन्हे से आर्यन को पता चला कि अनिका उसे झूठ बोलकर रोहित को मिलने गई थी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। रोहित भी अब तक यह बात जान चुका था कि अनिका उसे घर तक छोड़ने से क्यों मना कर रही थी। रोहित भी नहीं चाहता था कि आर्यन को पता चले कि आज रोहित और अनिका अकेले ही डिनर डेट पर गए थे, क्योंकि अगर आर्यन को इस बात का पता चला तो आर्यन यह बात जरूर रिया के साथ शेयर करेगा। और अगर रिया को पता चला कि रोहित उसे छोड़कर ऐसा कोई प्लान बनाकर आया था तो वह अपने डैड से काफ़ी नाराज हो जाती। और रोहित दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपनी बेटे की नाराजगी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए रोहित ने अनिका की बात मानते हुए कार अनिका के हवाले कर दी। कार से उतरने से पहले रोहित ने एक बड़ा सा काला चश्मा अपनी जेब से निकालकर पहन लिया। अपने ब्लेजर की जेब में रखा हुआ मास्क भी निकालकर रोहित ने पहन लिया, ताकि कार से उतरते वक्त भी कोई उसे देख न सके। रोहित कार से उतरा, साथ ही साथ अनिका भी ड्राइविंग सीट पर आने के लिए कार से उतरी। तभी रोहित के बॉडीगार्ड जो रोहित का पीछा कर रहे थे वह रोहित की पर्सनल कार लेकर बगल में आकर खड़े हो गए। रोहित ने अनिका को एक हग किया और उसे बाय कहकर अपनी कार में बैठकर चला गया। वैसे तो जिस रास्ते पर रोहित और अनिका ने कार की अदला बदली की थी उस रास्ते पर सिर्फ गुलेरिया हाउस पड़ता था। ऐसा कहा जा सकता था कि यह पूरा रास्ता गुलेरिया हाउस के लिए एक प्राइवेट रास्ता था, जहां बाकी गाड़ियां आती जाती नहीं थी। मगर गुलेरिया हाउस के मेन गेट पर अपनी नई गाड़ी को पॉलिश कर रहे ओंकार ने यह सब कुछ देख लिया था। ओंकार तुरंत ही अपनी गाड़ी की साफ सफाई छोड़कर गुलेरिया हाउस के अंदर चला गया। हॉल में करण और आकाश, अनुपम और चारू को अमेरिका भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। नन्हा सा आर्यन एक छोटे से स्टडी टेबल पर बैठकर अपनी मैथमेटिक्स की वर्कशीट में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। तभी अचानक ओंकार दौड़कर अंदर आया और आकाश की ओर देखकर कहने लगा, मैं एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ, सुनोगे तो तुम लोग के होश उड़ जाएंगे। ओंकार की बात सुनते ही करण और आकाश हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। ओंकार काफी तेज सांस ले रहा था, मगर किसी तरह अपने दिल में छुपी बात वह आकाश और करण के साथ शेयर करना चाहता था। एक गिलास में पानी भरकर पीने के बाद ओंकार ने आकाश की ओर देखकर कहा, क्या तुम जानते हो अनिका किसी को डेट करके आ रही है? मैंने अभी अभी उसे बाहर देखा है। उस लड़की ने मास्क पहन रखा था और बड़े बड़े सन ग्लासेस पहन रखे थे, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा उस लड़की ने अनिका को हक किया। मुझे लग रहा है अनिका आर्यन और रिया के पापा को पसंद नहीं करती है। आकाश ओंकार की बात सुनकर काफी शॉक हो गया था। वहीं कहीं न कहीं यह बात सुनकर करण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ओंकार का ध्यान कमरे के एक तरफ बैठे छोटे से आर्यन पर नहीं पड़ी थी, मगर जैसे ही उसने आर्यन को देखा ओंकार को इस बात का एहसास हुआ कि आर्यन के सामने उसे यह बात नहीं करनी चाहिए थी। ओंकार को अपनी ही इस हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। आर्यन से नजरें बचाकर ओंकार चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। कुछ देर बाद पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करने के बाद अनिका गुलेरिया हाउस में दाखिल हुई। आकाश और करण दोनों अनिका को अंदर आते हुए देखकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हमेशा काफ़ी रिजर्व रहने वाली अनिका आज काफ़ी अलग अलग लग रही थी। अनिका का चेहरा खिला हुआ था, उसके गाल काफ़ी लाल थे, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रोज हमेशा स्वस्थ और थकी हुई रहने वाली अनिका आज काफ़ी तेजी से चलकर अंदर आ रही थी। अनिका जब अपने बेडरूम की ओर जाने लगी तो पीछे से आवाज़ देते हुए नन्हे से आर्यन ने अनिका से पूछा, मॉम कहाँ गई थी आप? आर्यन की आवाज़ काफ़ी अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीचर अपने ऐसे किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हो जिसने अपना होमवर्क नहीं किया था। अनिका भी आर्यन के इस सवाल पर हड़बड़ाने लगी। आर्यन से नज़रें चुराते हुए अनिका ने कहा, वह मैंने तुमसे कहा था ना, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी मेरी। आर्यन ने घड़ी की ओर देखते हुए अनिका से कहा, काफ़ी लंबी
चली आपकी मीटिंग। आर्यन की बातें अब घर के दादाजी जैसे होने लगी थी, जो बच्चों को घर पर देर से आने पर फटकार लगाने के लिए तैयार खड़े थे। अनिका भी आर्यन से नजर नहीं मिला पा रही थी। अनिका ने आर्यन को जवाब देते हुए कहा, हाँ, वह बात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। किसी नतीजे पर आने के लिए हमें काफ़ी वक्त लगा। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं कमरे में जाती हूँ। तुम अपना होमवर्क पूरा करके ऊपर आ जाना। यह कहकर अनिका तेजी से अपने कमरे की ओर जाने लगी, मगर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अचानक ही अनिका की नज़र नीचे बैठे आकाश और करण गुलेरिया पर पड़ी। दोनों अनिका को फटी हुई आंखों से देखे जा रहे थे, मगर जैसे ही अनिका की नज़रें उनकी नज़रों से मिली, दोनों अचानक ही अपने नज़रें चुराकर यहाँ वहाँ देखने लगे। आकाश बात बनाते हुए करण को अपने मोबाइल में कुछ दिखाने लगा। करण भी अपना एक हाथ अपने मुंह पर रखकर हाँ में सर हिलाने लगे। अनिका को यह सब कुछ देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे पता था कि आकाश और करण दोनों अनिका को ही देख रहे थे, मगर अनिका के देखते ही दोनों ने अपनी नज़रें हटा ली। अनिका किसी तरह करण से रोहित के बारे में बात करना चाहती थी। रोहित ने अनिका से कहा था कि वह कल आकर करण से सगाई के बारे में बात करेगा। अनिका ने अपने दोनों हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पर रखते हुए करण से कहा, पापा, वह दरअसल रोहित आपसे मिलना चाहता है, हमारे रिश्ते की बात करना चाहता है। अनिका के मुंह से करण ने पहली बार पापा शब्द सुना था। अनिका के मुंह से पापा सुनते ही करण को अचानक ही दिखाई देना बंद हो गया। कुछ देर बाद करण को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी आंखें नम हो चुकी थीं। करण के लिए अनिका की बात का कोई जवाब देना नामुमकिन हो गया था। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे वह जिंदा तो थे, मगर सांस नहीं ले पा रहे थे। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए करण से कहा, देखिए, आप उसके लिए मुश्किलें बढ़ाइएगा मत। कल अगर वह आपसे बात करें तो उसके साथ अच्छी तरह से पेश आइएगा। यह कहते हुए अनिका अपने कमरे में चली गई। अनिका के जाते ही करण ने मुड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, तुमने सुना? उसने मुझे पापा कहा। आकाश जानता था कि यह पल करण के लिए उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। आकाश ने करण से पूछा, आप रोहित से क्या कहेंगे? रोहित का नाम सुनते ही करण ने कुछ सोचने के बाद कहा, कल आने दो उसे, मेरे पास जवाब तैयार है। करण की बात सुनकर आकाश की परेशानी बढ़ने लगी थी। आकाश जानना चाहता था कि आखिर करण रोहित को क्या जवाब देने वाले थे। कहीं न कहीं अनिका की तरह भी ही आकाश भी चाहता था कि करण रोहित के साथ इतनी सख्ती ना बरते। करण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अगर अनिका उसे इतना पसंद करती है तो मुझे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही होगा। करण गुलेरिया की बात सुनते ही आकाश ने राहत की सांस ली, मगर अभी अभी आकाश और करण के सामने एक और बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका था। क्या सचमुच अनिका किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी? और अगर ऐसा था तो अनिका रोहित के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की बात क्यों कर रही थी? करण को इस वक्त मन ही मन यह भी डर लग रहा था कि अगर कभी किसी दिन अनिका के अफेयर के बारे में रोहित मारवा को पता चल गया तो अंजाम क्या हो सकता था। करण रोहित मारवा और मारवा परिवार के पावर के बारे में अच्छी तरह जानते थे। करण अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, मगर ओंकार की बातों से अब यह बात बिल्कुल साफ थी कि अनिका रोहित के अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। हालांकि करण ने मन ही मन सोच लिया था कि एक बाप होने के नाते वह किसी भी हाल में अपनी बेटी के साथ खड़े रहेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए मारवा परिवार से अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। करण ने हमेशा ही सोचा था कि रोहित कहीं न कहीं शादी के बाद अनिका को अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहता था, और उन्हें हमेशा इसी बात का डर लगा रहता था कि इस वक्त वह अनिका को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके साथ बड़े ही प्यार से पेश आता था। शायद शादी के बाद वह अपना असली रूप दिखाएगा, लेकिन अब करण के मन में एक और कन्फ्यूजन ने जन्म ले लिया था। क्या अनिका सचमुच किसी और से प्यार करती थी, और क्या सिर्फ रोहित मारवा और मारवा परिवार के डर की वजह से वह रोहित के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती थी? करण किसी भी तरह अपनी बेटी को किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं दे सकते थे। अगले दिन सुबह जब मारवा हाउस में भूमिका हॉल में किसी का इंतजार कर रही थी, वह बार बार घड़ी की ओर देख रही थी और टेंशन में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तभी अचानक एक नौकर ने अंदर आकर भूमिका से कहा, आपसे मिलने कोई आया है। इससे पहले कि नौकर अपनी बात आगे बढ़ा पाता, भूमिका ने जल्दी से नौकर को इशारा करके कहा, जल्दी उन्हें अंदर भेजो। कुछ ही देर में भूमिका के कानों पर एक लड़की के हिल्स की आवाज पड़ने लगी। जब भूमिका ने मुड़कर देखा तो रश्मि के चेहरे पर एक बड़ी ही मुस्कान लिए भूमिका को हग करने के लिए बाहें फैलाने लगी। रश्मि ने भी को हग करने के बाद
भूमिका ने कहा, चलो मैं तुम्हारा अपना पूरा घर दिखाती हूँ। रश्मि इस बात पर मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर इतने ऊंचे परिवार के लोग कैसे रहते हैं। रश्मि को आगे ले जाने से पहले भूमिका ने रश्मि का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी तो तुम बदले में मेरी मुलाकात ब्लैक कैट से करवाओगी। रश्मि ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ भूमिका के कंधे पर रखते हुए कहा, मुझे ठीक से याद है, मैं जरूर तुम्हें ब्लैक कैट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मैंने यह शर्त तो सिर्फ इसलिए रखी क्योंकि मैंने कभी इससे पहले इतने पैसे वाले लोगों का घर देखा नहीं है। और फिर तुम लोग कोई मामूली बिजनेसमैन तो हो नहीं। बिजनेसमैन की दुनिया में तुम लोगों का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मैं बस देखना चाहती हूँ कि इतने पैसे वाले खानदान के लोग किस तरह के घर में रहते हैं। ऐसी क्या खास बात होती है आप लोगों के घरों में जो हमारे घरों में नहीं होती। यह कहने के बाद रश्मि भूमिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। भूमिका कहीं न कहीं ब्लैक कैट की बहुत बड़ी फैन थी। वह एक बार ब्लैक कैट से मिलना चाहती थी। ऑफिस के बाकी स्टाफ की तरफ भूमिका ने भी रश्मि को रिक्वेस्ट की थी कि वह ब्लैक कैट के साथ उसका इंट्रोडक्शन कराएं, मगर तभी रश्मि ने भूमिका के सामने एक शर्त रख दी थी। रश्मि ने भूमिका से कहा था कि वह ब्लैक कैट के साथ उसका इंट्रोडक्शन जरूर करवाएगी, मगर बदले में उसे अपने घर की एक मिनी टूर करवानी होगी। रश्मि को आगे ले जाते हुए भूमिका ने कहा, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है, सब आप लोगों की तरह ही है। हम भी खाना खाते हैं, रात को सो जाते हैं। हाँ, तुम यह कह सकती हो कि आम लोगों के मुकाबले हम थोड़ी बहुत महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके अलावा हम में और किसी मिडिल क्लास परिवार में कोई फ़र्क नहीं है। वहीं भाई भाई के झगड़े, भाभीियों में झगड़े, परिवार को इकट्ठा रखने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग काफ़ी मेहनत करते हैं, बिल्कुल एक आम परिवार की तरह। आओ मैं तुम्हें हमारा टेरेस गार्डन दिखाती हूँ। यह कहते हुए भूमिका रश्मि को अपने टेरेस गार्डन पर ले गई। मारवा परिवार का टेरेस गार्डन दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। गार्डन में कई ऐसे फूल थे जो रश्मि ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। रश्मि गार्डन में भूमिका के साथ घूम जरूर रही थी, मगर उसके मन में कोई और ही बात चल रही थी। अचानक ही रश्मि ने भूमिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा यह सारी बातें छोड़ो, मुझे यह तो बताओ, दिल्ली में आने के बाद तुमने कोई हैंडसम लड़के को बॉयफ्रेंड बनाया या नहीं? भूमिका ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा, अरे कहाँ यार, आजकल हैंडसम लड़कों की बहुत कमी है इस शहर में। कोई दिखने में अच्छा है तो कोई ठीक से बोल नहीं पाता, कोई बात करने में अच्छा है तो शक्ल का ठिकाना नहीं। बहुत कंफ्यूजिंग हो गए हैं आजकल के लड़के। ऐसा लगता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना तो नामुमकिन हो गया है। भूमिका की इस बात पर रश्मि और भूमिका दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर अचानक ही भूमिका का एक हाथ पकड़ते हुए रश्मि ने कहा, मगर मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? भूमिका ने अपनी आंखें छोटी करते हुए रश्मि की ओर देखा और कहा, इरादा क्या है मैडम तुम्हारा? सच सच बताओ, मेरे घर आने के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या था? देखो रश्मि, मैं तुम्हें एक चीज़ साफ साफ बता देती हूँ, अगर तुम मेरे भाई से मिलोगी भी तब भी तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक तो मेरा भाई दिन रात बिजनेस के बारे में सोचता है, लड़कियों के साथ घूमने फिरने का उसके पास वक्त नहीं, और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि मेरे भाई ने मेरे लिए एक भाभी चुनी है, इसलिए तुम्हारा अब कोई चांस नहीं। वैसे इन सीधे साधे कपड़ों में तुम लगती काफ़ी खूबसूरत हो, मगर मेरे भाई का दिल चुराने के लिए इतनी खूबसूरती काफ़ी नहीं। यू नो, उसका टेस्ट कुछ अलग ही है। रश्मि ने अपनी एक नज़र झुकाई और कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचती रही। फिर भूमिका के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए रश्मि ने भूमिका से कहा, चलो एक काम करते हैं, तुम तो जानती हो कि ऑफिस के कई सारे लोग ब्लैक कैट को मिलने के लिए मुझे तरह तरह की ऑफर कर रहे हैं, मगर तुम अगर उस रेस में सबसे ऊपर पहुंचना चाहती हो तो बस एक बार मुझे अपने भाई से मिलवाओ। मैं उससे एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, और अगर तुमने अपने भाई के साथ मेरी मुलाकात करवाई, मैं तुमसे वादा करती हूँ उन सबको पीछे छोड़कर मैं तुम्हारा नाम ब्लैक कैट को मिलवाने की लिस्ट में सबसे ऊपर रखूँगी और तुम्हारी मुलाकात ब्लैक कैट के साथ जरूर करवाऊँगी। रश्मि की बात सुनकर भूमिका बड़ी ही आंखों से रश्मि को देखने लगी। भूमिका किसी भी हालत में ब्लैक कैट के साथ एक मीटिंग करना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि ब्लैक कैट किस तरह के काम करता है। अंडरवर्ल्ड में ब्लैक कैट के काम करने के तौर तरीकों पर काफ़ी चर्चाएं होती रहती थी। वह सारी बातें स्पेशल डिपार्टमेंट तक भी पहुंच चुकी थी।
यहाँ तक कि खुद स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग यह जानना चाहते थे कि ब्लैक कैट उसके साथ काम करे। भूमिका ने जिसे ब्लैक कैट का नाम सुना था, उसे ऐसा लगता था कि ब्लैक कैट कोई बेहद हैंडसम लड़का होगा, बिल्कुल हॉलीवुड की फिल्मी हीरो की तरह। खतरनाक मिशन पर जाना, खतरनाक गुंडों से लड़ना, एक बेहद हैंडसम और रोमांटिक लड़का। मगर भूमिका मन ही मन यह भी सोचने लगी कि कहीं ऐसा करने से वह अपनी दोस्त अनिका को धोखा तो नहीं दे रही थी। पहले ही रश्मि को अपने घर में आने की इजाज़त देकर उसे मन ही मन गिल्टी फीलिंग हो रही थी। मगर ब्लैक कैट को मिलने की इतनी ज़्यादा ही एक्साइटेड थी कि भूमिका को लगा कि अगर रश्मि की यह छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो हर्जी क्या था। मगर घर आकर रश्मि ने जब रोहित से मिलने की बात कही तो कहीं न कहीं भूमिका को रश्मि के इंटेंशन पर शक होने लगा। जब रश्मि ने देखा कि भूमिका काफ़ी कन्फ्यूजन में थी तो भूमिका के हाथ पर एक हाथ रखते हुए रश्मि ने कहा, घबराओ मत, ऐसा करके तुम अनिका को धोखा नहीं दे रही हो। भूमिका हैरानी से रश्मि की ओर देखने लगी। रश्मि ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम कोई मेरी और रोहित की शादी की बात करने नहीं जा रही है। तुम्हें सिर्फ मुझे रोहित से मिलवाना है, उसके बाद जो कुछ भी होगा वह मेरे और रोहित के बीच होगा। उसमें तुम क्या कर सकती हो? मुझे रोहित से जो कुछ भी कहना है वह मैं खुद कह दूंगी। उसके बाद रोहित जो भी फैसला लेना चाहता है वो उसकी अपनी मर्जी का फैसला होगा। इसमें तुम कहीं पिक्चर में नहीं आती। घबराओ मत और इतना सोचो भी मत। तुम अनिका को कोई धोखा नहीं देने जा रही हो। भूमिका के लिए रश्मि की इतनी सी बात काफ़ी थी अलर्ट हो जाने के लिए। रश्मि की बातें सुनते ही भूमिका को एहसास होने लगा था कि उसने अनिका को पहले ही धोखा दे दिया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि रश्मि ने अनिका को परेशान करने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट में कैसी कैसी चाल चली थी। बावजूद इसके सिर्फ ब्लैक कैट को मिलने की लालच में भूमिका ने रश्मि को मारवा हाउस के अंदर बुला लिया था। भूमिका को लग रहा था कि उसने रश्मि को घर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर ली थी। वह किसी भी हालत में अब इस गलती को और बड़ा नहीं करना चाहती थी। इसलिए रश्मि का एक हाथ कसकर पकड़ती हुई भूमिका उसे अपने टेरेस गार्डन से बाहर ले गई और सीढ़ियां उतरकर रश्मि को घर के मेन डोर के बाहर धकेल दिया। भूमिका ने आंखों में गुस्से के साथ रश्मि की ओर देखते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुड़कर यहाँ देखना भी मत। मैं बाहर सिक्योरिटी गार्ड से कह दूंगी कि अगर तुम हमारे घर के अंदर दोबारा घुसने की कोशिश करी तो तुम पर कानूनी कार्रवाई करें। भूमिका के इस तरह के बिहेवियर से रश्मि गुस्से से तिलमिला उठी। नौकरों के सामने भूमिका ने रश्मि को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। यह बात रश्मि को रास नहीं आ रही थी। भूमिका ने जिस पकड़ के साथ रश्मि को बाहर धकेला था उससे रश्मि के हाथों में दर्द उठने लगा। उसने एक हाथ से दूसरा हाथ मसलते हुए रश्मि ने भूमिका की ओर देखकर कहा, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। तुम नहीं जानती तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, उससे तुम्हें ब्लैक कैट को भी नाराज किया है और ब्लैक कैट के साथ तुम्हारी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। क्या तुम ब्लैक कैट से दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? भूमिका भी अच्छी तरह से यह बात जानती थी कि ब्लैक कैट के साथ दुश्मनी मोल लेना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मगर इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि किसी भी तरह मारवा खानदान की ओर बढ़ रहे रश्मि के कदमों को रोका जाए। रश्मि का रोहित को लेकर जो भी इंटेंशन था उससे रोका जाए। इतने दिनों तक रश्मि के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट में वक्त गुजारने के बाद भूमिका इतना समझ चुकी थी कि रश्मि अगर कोई भी चीज़ कहती थी तो उसके पीछे उसका कोई मकसद होता था। भूमिका को सोचता हुआ देखकर रश्मि ने फिर से भूमिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो अभी भी वक्त है। तुम तो जानती ही हो मैं किसी के साथ बिना वजह दुश्मनी नहीं करती। मैं और एक मौका देती हूँ। इस बार अगर तुमने मुझे नाराज़ किया तो ऐसा समझ लेना कि तुम ब्लैक कैट की दुश्मन बन जाओगे। जब रश्मि भूमिका को दबे शब्दों में धमकी दे रही थी तब अचानक ही अनिका की आवाज़ रश्मि के कानों पर पड़ी। अनिका ने रश्मि से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए ब्लैक कैट और भूमिका कभी दुश्मन नहीं होंगे। अनिका की आवाज़ कानों पर पड़ते ही रश्मि के साथ साथ भूमिका भी हैरान रह गई। भूमिका यह देखकर सरप्राइज हो गई कि सुबह सुबह अनिका मारवा हाउस आई थी। भूमिका ने अनिका को एक्सपेक्ट नहीं किया था और न ही रश्मि ने यह सोचा था कि मारवा हाउस में उसकी मुलाकात अचानक ही अनिका से हो जाएगी। अनिका रोज के मुकाबले आज काफ़ी जल्दी जग गई थी। दरअसल बात यह थी कि कल शाम रोहित के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद रात भर अनिका को चैन की नींद नहीं आई थी। रोहित आज करण से
अनिका के साथ रिश्ते की बात करने वाला था। यह बात अनिका की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी थी। सुबह जल्दी जगने के बाद अनिका ने आर्यन को स्कूल भिजवा दिया। उसके बाद भी अनिका काफ़ी बेचैन होकर गुलेरिया हाउस के गार्डन में यहाँ वहाँ घूमती रही। जब उसे लगा कि उसका मन किसी बात में नहीं लग रहा था, तो उसने सोचा कि एक बार जाकर रोहित से वह बात कर ले कि आखिर वह करण से क्या बात करने वाला था। मगर जब वह मारवा हाउस पहुंची, तब उसने मारवा हाउस के मेन गेट के बाहर खड़े भूमिका और रश्मि की सारी बातें सुनी। जब रश्मि ने भूमिका को यह कहते हुए धमकाया कि वह बहुत जल्द ब्लैक कैट भूमिका की दुश्मन बन जाएगी, तो भूमिका के बचाव में अनिका ने रश्मि से कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लैक कैट और भूमिका कभी दुश्मन नहीं बन सकते थे। अनिका को अपने सामने खड़ा देखकर रश्मि ने कहा, क्यों नहीं? हर जगह तुम्हारी पहचान नहीं काम आ सकती। तुम नहीं जानती आखिर ब्लैक कैट कौन है। मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। जिस तरह का बर्ताव अभी अभी भूमिका ने मेरे साथ किया है, अगर उसके बारे में ब्लैक कैट को पता चल गया तो वह भूमिका को छोड़ेगा नहीं। यह कहने के बाद अचानक ही रश्मि को इस बात का रियलाइज हुई कि ब्लैक कैट सालों से कैलाश के लिए काम करता था और कैलाश अनिका की बेस्ट फ्रेंड श्रेया के पापा थे। मगर कुछ देर और सोचने के बाद रश्मि ने एक राहत की सांस ली और अनिका से कहा, तुम्हें क्या लग रहा है ब्लैक कैट कैलाश के लिए काम करता है, इसलिए तुम्हारे कहने पर ब्लैक कैट को कैलाश मेरे खिलाफ भड़का देगा? मगर तुम शायद भूल रही हो, कैलाश जेल की सलाखों के पीछे बंद है। ब्लैक कैट के साथ कांटेक्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब तुम यह ख्याल देखना भूल जाओ कि कैलाश का कांटेक्ट तुम्हारे किसी काम आएगा। इसके बाद रश्मि ने भूमिका की ओर देखकर कहा, मैं कल दोपहर को ब्लैक कैट के साथ एक बहुत खास मीटिंग करने वाली हूँ, जिसमें ब्लैक कैट क्रिस्टोफर के आदमियों से किस तरह इंटेरोगेशन करना है उसके बारे में मुझे कुछ खास राय देने वाला है। तुम्हारे पास तब तक का वक्त है। अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा हो तो तुम अपना इरादा बता सकती हो। मैंने जो बात कही थी, तुमसे उम्मीद है वह सारी बातें तुम्हें याद है। भूमिका रश्मि की कही हुई हर बात अच्छी तरह से समझ रही थी, मगर वह अनिका के सामने किसी भी बात का खुलासा नहीं करना चाहती थी। इसलिए बाहर का रास्ता दिखाते हुए भूमिका ने रश्मि से कहा, कल दोपहर तक इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा जवाब कल भी वही रहेगा जो आज था। रश्मि भूमिका की बात से तिलमिला उठी थी, मगर अपने चेहरे के हाव भाव को संभालते हुए रश्मि ने भूमिका से कहा, उम्मीद है तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। भूमिका को यह कहने के बाद रश्मि अपनी आंखें छोटी करके अनिका को देखने लगी और मुंह बनाकर वहां से चली गई। रश्मि के जाते ही भूमिका और अनिका दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रश्मि इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही थी। रश्मि का बर्ताव किसी स्कूल की बच्ची से कम नहीं था, जिसे अपने से बेहतर मार्क्स लाने वाली हर लड़की से प्रॉब्लम होता था। भूमिका और अनिका दोनों ही रश्मि की बातों से ज्यादा सोचना नहीं चाहते थे। अनिका का हाथ पकड़ते हुए भूमिका ने कहा, क्या बात है अनिका, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं रोहित की याद तो तुम्हें यहाँ खींच नहीं लाई? अगर बड़े ही अफसोस के साथ तुम्हें कहना पड़ेगा कि रोहित तो सुबह सुबह किसी काम से बाहर निकल गया है। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट काम हो तो तुम उसे कॉल करके अपनी ऑफिस जाकर उसे मिल सकती हो। भूमिका ने यह कहकर अनिका की ओर देखकर आंख मार दी। अनिका रोहित से मिलकर जानना चाहती थी कि आखिर वह करण गुलेरिया के साथ क्या बात करने वाले थे, मगर रोहित घर पर नहीं था। यह खबर सुनकर अनिका को अब घर के अंदर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अनिका ने बात बदलते हुए भूमिका से कहा, शांत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज मैं जल्दी जाग गई थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी पिक करते चलूं। यह बात सुनते ही भूमिका ने अनिका को गले से लगा लिया और कहा, अरे वाह, तुम इतना सोचने लगी हो मेरे बारे में। हाँ भाई, एक भाभी होने के नाते अपनी ननद का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना शादी के बाद ऐसे ऐसे ताने मारूंगी कि सह नहीं पाओगे। यह कहने के बाद भूमिका जोर जोर से हंसने लगी। अनिका को डर था कहीं भूमिका की हंसी की आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग बाहर ना आ जाएं। खासतौर पर अनिका रोहित की दादी को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए भूमिका का हाथ पकड़कर अनिका उसे अपनी जीप में बिठाकर मारवा हाउस से बाहर निकल गई। जब तक अनिका और भूमिका स्पेशल डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस पहुंचे, रश्मि पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जब भूमिका और अनिका कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैप्टन डिसिल्वा प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सभी से बातें कर रहे थे और रश्मि एक के बाद एक सभी ऑफिसरों के सामने एक कागज का टुकड़ा रख रही थी।
ऐसा लग रहा था कि वह इसी टाइप का अंडरटेकिंग फॉर्म था जिस पर रश्मि सभी की दस्तखत चाहती थी। कैप्टन डिसिल्वा ने सभी को समझाते हुए कहा, देखें, आप लोगों को इस वक्त एक लेटर ऑफर कॉन्फिडेंशियलिटी दिया जा रहा है। साफ शब्दों में इसका मतलब यह है कि हमें इस वक्त रश्मि जो भी सवाल पूछेगी हमें उसका सही सही जवाब देना है, और हम रश्मि से जो भी बातें शेयर करेंगे या रश्मि से जो कोई भी बातें सीखेंगे वह हम बाहर किसी को नहीं बता सकते। देखिए, ब्लैक कैट के साथ रश्मि ने मिलकर एक ज़बरदस्त इंटेरोगेशन प्लान बनाया है जिससे हमारे डिपार्टमेंट को बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। क्रिस्टोफर के गैंग मेंबरों जैसे खतरनाक मुजरिमों से अगर हमें इंटेरोगेशन करना है तो हमें इस तरह की नई टेक्निक्स का सहारा लेना होगा, और बदले में सिर्फ रश्मि इतना चाहती है कि हम इन टेक्निक्स के बारे में बाहर किसी से कभी कोई जिक्र नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह अंडरटेकिंग साइन करके देने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर हम खुद एक सीक्रेट एजेंसी हैं और इस तरह की बातों को सीक्रेट रखने में ही हम सबकी भलाई है। रश्मि ने मुस्कुराते हुए सभी लोगों से कहा, देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आप लोग तो सब मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे हो। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, मगर मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और हम लोगों की दुनिया में चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं। हम अपनी टेक्निक के बारे में ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते, मगर सिर्फ स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए मैं मेरे गुरु से सीखी हुई टेक्निक आप सभी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। खतरनाक मुजरिम के दिल में छुपे गहरे राज को कैसे उगलवाने हैं, इसके लिए आपको एक क्वेश्चनेयर दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को आपके बारे में पूछी हुई हर बात बिना किसी मॉडिफिकेशन के बता देनी है। यह सवाल काफ़ी आम सवाल होंगे जो आप लोगों की ज़िंदगी से जुड़े होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप हर सवाल का सच्चा जवाब देंगे। रश्मि की बात सुनकर भूमिका और अनिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मुजरिमों का इंटेरोगेशन करने के लिए पूछताछ करने वाले ऑफिसर की पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर आखिर रश्मि क्या प्लान बनाना चाहती थी। आज तक तो भूमिका और अनिका ने यही सुना था कि अगर किसी खतरनाक क्रिमिनल से पूछताछ करनी हो तो पहले उस क्रिमिनल के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना चाहिए, मगर यहाँ तो पूरी की पूरी गंगा उल्टी बह रही थी। रश्मि पूछताछ करने वाले ऑफिसर की जिंदगी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की बात कर रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब करने के पीछे रश्मि का क्या मकसद था, मगर जब अनिका ने रश्मि से दिया हुआ अंडरटेकिंग फॉर्म पढ़ा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि इस फॉर्म में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई थी जिससे वह स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को ट्रैप करने की कोशिश कर सकती थी। सबसे पहले खुद कैप्टन डिसिल्वा ने रश्मि को दिया हुआ अंडरटेकिंग फॉर्म साइन कर दिया। कैप्टन डिसिल्वा को देखकर बाकी ऑफिसर भी एक के बाद एक अपने अपने अंडरटेकिंग फॉर्म को साइन करने लगे। भूमिका ने हाथ में फॉर्म पकड़कर हैरानी से अनिका की ओर देखा और पूछा, क्या हमें भी यह फॉर्म साइन कर देनी चाहिए? अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए फॉर्म की ओर देखते हुए कहा, इस फॉर्म में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि इस रश्मि से सीखी हुई बातों को हम बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता इस फॉर्म पर साइन लेकर वह हमें किसी भी तरह फंसा सकती है। देखते हैं आखिर रश्मि के इरादे क्या है। यह कहते हुए एक टेबल पर अंडरटेकिंग फॉर्म रखकर अनिका ने उस पर अपने दस्तखत कर दी। अनिका को देखते ही भूमिका ने भी उस फॉर्म पर साइन कर दी। साइन करते ही भूमिका ने एक मासूम चेहरा बनाते हुए अनिका से कहा, मैं जानती हूँ कि अब ब्लैक कैट के साथ मेरी मीटिंग का कोई चांस नहीं, मगर हाँ, मैं काफ़ी उदास हूँ क्योंकि मैं भी ब्लैक कैट को मिलना चाहती थी। ब्लैक कैट के बारे में जो भी सुना है उसके बाद मैं दिन रात यही सोचती हूँ कि ब्लैक कैट कितना हैंडसम होगा। उसके काम करने के तौर तरीके आम लोगों से काफ़ी अलग होंगे। काश एक बार मैं ब्लैक कैट को मिल पाती। भूमिका के मुंह से ब्लैक कैट की इतनी तारीफ सुनने के बाद अनिका ने कहा, ब्लैक कैट कोई हॉलीवुड फिल्म का हीरो नहीं है। ब्लैक कैट भी बाकी हर इंसान की तरह एक आम इंसान है। इस बात पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए भूमिका ने अनिका से कहा, तुम क्या जानती हो ब्लैक कैट के बारे में? देखो, चाहे मैं तुमसे कितना भी प्यार करूं, ब्लैक कैट के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। क्या तुम जानती हो ब्लैक कैट का नाम अंडरवर्ल्ड में और दुनिया में हर स्पेशल डिपार्टमेंट में कैसे ऊपर आया था? अनिका खुद नहीं जानती थी कि ब्लैक कैट को लोग इतना क्यों मानते थे, मगर आज वह भूमिका के मुंह से सुनना चाहती थी कि आखिर लोग उसे इतना मानते क्यों थे। अंडरवर्ल्ड से लेकर हर देश का स्पेशल डिपार्टमेंट ब्लैक कैट का दीवाना क्यों था?
भूमिका यह बात बिल्कुल नहीं जानती थी कि वह जो भी बातें अनिका को बताने वाली थी वह सारी की सारी बातें खुद अनिका ने ही की हुई थी। भूमिका ने ब्लैक कैट की एक छोटी सी कहानी सुनाते हुए कहा, कुछ सालों पहले की बात है। एक पूरी तरह से पागल क्रिमिनल दिन दहाड़े लोगों की जान लेता था, मगर कभी किसी के हाथ नहीं आता था। लोग जानते थे कि वह इंसान लोगों के खून का प्यासा हो चुका था। लड़कियों को उठा लेता था, कभी भी किसी को किडनैप कर लेता था, दिन दहाड़े बड़े बड़े पॉलिटिशियन को मार देता था। जो उसकी मर्जी में आता वह करता था, मगर उसके पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। इसलिए कानूनी शिकंजा उसके ऊपर करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन चुकी थी। लोग उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। वह आदमी अच्छे और बुरे दोनों लोगों के लिए बेहद खतरनाक बन चुका था। कई लोगों ने उसे अपने बंगले में ही मारने की कोशिश की थी, मगर वह सब के सब नाकाम हुए थे। उसके बंगले में 10 कमरे थे। वह किस रात कौन से कमरे में सोएगा यह उसके सबसे खास आदमी भी नहीं जानते थे, सिवाय कि वह खतरनाक पागल क्रिमिनल का बावर्ची था। वह बावर्ची अपने मालिक का इतना वफादार था कि अपने मालिक की जान बचाने के लिए उसने एक हादसे में 10 गोलियां अपने शरीर पर अकेले ले ली थी। लोग अच्छी तरह जानते थे कि वह बावर्ची चाहे कुछ भी हो जाए अपने मालिक को धोखा नहीं देगा। लोगों ने कई बार उसे पैसे की और बाकी चीज़ों की लालच देकर यह जानने की कोशिश की कि आखिर आज रात वह खतरनाक पागल क्रिमिनल कौन से कमरे में सोने वाला था, मगर किसी की दाल गली नहीं थी। तभी ब्लैक कैट ने उसे एक रात अपने बिस्तर पर ही हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। लोग यह सोचकर हैरान हो गए थे कि आखिर ब्लैक कैट को कैसे पता चला था कि उस रात वह पागल साइको क्रिमिनल किस बेडरूम में सोया था। तभी यह खबर बाहर निकली कि ब्लैक कैट ने उसके बावर्ची को किडनैप कर लिया था। मगर यहाँ गौर करने की बात यह थी कि जो बावर्ची लोगों की लालच और 10-10 गोलियां खाने के बाद भी अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता था, आखिर उस बावर्ची के मुंह से ब्लैक कैट ने इतना बड़ा और गहरा राज कैसे उगलवाया था। भूमिका जिस एक्साइटमेंट से ब्लैक कैट के बारे में जिक्र कर रही थी, उसकी बातें सुनकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉलेज की यंग लड़की कॉलेज की सबसे हैंडसम लड़की को पहली नज़र देखकर ही प्यार में गिर गई थी। अनिका ने ब्लैक कैट के गुणगान करती जा रही भूमिका का हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुमने पहले कभी ब्लैक कैट को देखा है? अनिका के सवाल पर भूमिका ने अपनी नज़रें झुका ली। भूमिका का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक कैट का जिक्र आते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। भूमिका काफ़ी आउटगोइंग लड़की थी। इससे पहले अनिका ने कभी भी भूमिका को इस तरह शर्माते हुए नहीं देखा था। भूमिका ने अपनी नज़रें उठाकर अनिका की ओर देखा और कहा, वैसे मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, मगर हाँ, मैंने एक बार उसे बहुत करीब से जरूर देखा है। 1-1.5 साल पहले ब्लैक कैट को अरेस्ट करने के लिए मुझे भेजा गया था। ब्लैक कैट आखिरकार एक क्रिमिनल है, भले ही वह लोगों के लिए एक मसीहा है, और कभी भी किसी बेगुनाह को ब्लैक कैट ने कोई परेशानी नहीं पहुंचाई है। मगर फिर भी कानून की नज़रों में ब्लैक कैट एक मुजरिम है। चाहे ब्लैक कैट ने आज तक सिर्फ खतरनाक क्रिमिनल और ऐसे खूंखार आतंकवादी जो लोग कानून की गिरफ्त से या तो छोड़कर बाहर चले गए थे या तो बिना सबूत कानून को मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा था, ऐसे ही लोगों को ब्लैक कैट ने सजा दी थी। मगर कानून को अपने हाथों में लेने के लिए ब्लैक कैट कानून की नज़रों में एक मुजरिम था। जब मैं उसे अरेस्ट करने पहुंची तो वह ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसने काले कलर का टाइट सूट पहना था, चेहरे पर मास्क था, मगर पलक झपकते ही वह एक टेरेस से दूसरे टेरेस कूद जाता था। ना तो उसे अपनी जान की फिक्र थी और ना ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी फौज मिलकर भी उसे गिरफ्तार कर सके। काफ़ी तेज दिमाग और शरीर पाया है ब्लैक कैट ने। मैं तो पहले से उसकी फैन थी, मगर जब मैंने उसे इतने सारे ऑफिसरों के बीच आसानी से निकल जाते हुए देखा तो मैं और उसकी बड़ी दीवानी हो गई ब्लैक कैट की। मैं पागलों की तरह ब्लैक कैट का पीछा करती रही। लोगों को लगा कि मैं किसी भी हालत में ब्लैक कैट को गिरफ्तार करना चाहती हूँ, मगर हकीकत तो यह थी कि मैं एक बार ब्लैक कैट का चेहरा देखना चाहती थी और मैं अपने मकसद में कामयाबी होने वाली थी। ब्लैक कैट ठीक मेरे सामने खड़ा था। हालांकि उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था, मगर उसे चेस करते हुए एक पॉइंट ऐसा आया जहां मैं उसे आसानी से गिरफ्तार कर सकती थी। मगर उसे अपने ही कुछ ही दूर खड़ा देखकर मेरे दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई थी।
ब्लैक कैट को इस बात का एहसास हुआ कि मैं किसी भी वक्त उसे गिरफ्तार कर सकती थी, मगर उसने मुझ पर हमला नहीं किया, ना ही मुझे किसी तरह की चोट पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि उसका चेहरा देखने के लिए मैं जब आगे बढ़ी तब 40 मंजिला इमारत से मैंने अपना बैलेंस घुमाया और मैं नीचे गिरने वाली थी, मगर ब्लैक कैट ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तेजी से मुझे फिर से टेरेस पर खींच लिया। जैसे ही मैंने अपना बैलेंस संभाला, मैंने नजरें उठाकर ब्लैक कैट का चेहरा देखने की कोशिश की, मगर वह पल भर में गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह शहर की हवा में एक परिंदा बनकर उड़ गया था। मुझे इस बात का अफसोस नहीं था कि मैं ब्लैक कैट को गिरफ्तार नहीं कर पाई, मगर हाँ, मुझे आज तक उस बात का अफसोस है कि बेहद करीब पहुंचने के बावजूद मैं ब्लैक कैट का चेहरा नहीं देख पाई। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उस बावर्ची को उसने किस टेक्निक से इंट्रोग्रेट किया था, जिसके बाद उसने अपने मालिक का वफादार होने के बावजूद इतना बड़ा सीक्रेट ब्लैक कैट को बता दिया था। अनिका खुद नहीं जानती थी कि सालों पहले हुई इस बात को लोग इतना सीरियसली ले रहे थे। अनिका यह देखकर भी हैरान थी कि भूमिका ने उस पूरी बात को कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली एक केस स्टडी की तरह अपने मन में छाप लिया था। अनिका को अब ऐसा लगने लगा था कि उसे भूमिका को ज़्यादा दिन अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। अनिका सोच ही रही थी कि वह भूमिका को सच्चाई बता दे, तभी भूमिका को पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। भूमिका ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, तो यह है कहानी ब्लैक कैट की, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं चाहे कितनी भी बड़ी फ़ैन हूँ ब्लैक कैट की, लेकिन अगर कोई तुम में और ब्लैक कैट में किसी एक को चुनने के लिए कहेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर चुनूंगी। शहर में हैंडसम लड़के तो और भी मिल जाएंगे, मगर ऐसी भाभी मुझे पूरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगी। भूमिका ने जो बात कही थी वह सुनकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। भूमिका को फिर से पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। भूमिका ने अनिका से कहा, चलो अब मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना है। भूमिका ने अपनी उंगलियों से हार्ट का शेप बनाकर अनिका को दिखाया और अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए वह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। अनिका भी कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर अपने केबिन के अंदर चली गई। जब केबिन में अनिका ने अपना कंप्यूटर स्विच ऑन किया तो उसने देखा कि रश्मि का एक ईमेल अनिका के स्पेशल डिपार्टमेंट वाले अकाउंट में आया था। अनिका ने सोचा कि शायद वह यही क्वेश्चन नारेशन होगा जो रश्मि ने सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को भरने को कहा था। अनिका को लगा था कि जरूर रश्मि के भेजे हुए सवालों में कोई ऐसी बात होगी जो रश्मि का छुपा हुआ मकसद बाहर निकालने में अनिका की मदद करेगी। अनिका ने एक के बाद एक भेजे गए सवालों को पढ़ना शुरू किया। सवाल काफ़ी बेसिक थे। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, कितने घंटे सोते हो तुम, फेवरेट मूवी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह। ऐसी बात नहीं नजर आई जिसमें रश्मि के मन में छुपा हुआ मकसद पता चले। अनिका बार बार सवालों को पढ़ने लगी। अनिका को यकीन था कि रश्मि ने जो कुछ भी किया था उसके पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ मकसद था, मगर वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतने बेसिक सवाल पूछकर वह क्या हासिल करना चाहती थी। मगर कहीं न कहीं अनिका यह भी अच्छी तरह जानती थी कि क्रिमिनल से पूछताछ करने के लिए किसी भी साइकोलॉजी की स्टडी में यह नहीं बताया गया था कि तुम्हें पूछताछ करने वाले के पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में पता करना चाहिए। मन ही मन अनिका यह भी सोचने लगी थी कि सचमुच रश्मि इतनी बेवकूफ़ थी कि वह ऐसे उटपटांग आइडिया निकालकर और स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। जब अनिका यह सब कुछ सोच रही थी तब अनिका के फ़ोन पर रोहित का कॉल आया। अनिका जानती थी कि आज रोहित करण से मिलने गुलेरिया हाउस जाने वाला था, इसलिए जल्दी से फ़ोन उठाकर अनिका ने रोहित से पूछा, क्या तुम गुलेरिया हाउस जाने वाले हो? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं वहाँ से लौट आया। रोहित की बात सुनकर अनिका समझ गई थी कि शायद रोहित ने गुलेरिया हाउस पहुँचने के बावजूद करण ने रोहित से मीटिंग करने के लिए इनकार कर दिया होगा और इसलिए इतनी जल्दी रोहित गुलेरिया हाउस से वापस लौट आया। अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे पापा तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करते, मगर मुझे कुछ वक्त दो, मैं उन्हें ज़रूर मना लूँगी। अनिका की बात सुनते ही अनिका के कानों पर रोहित की हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। अनिका ने हैरान होते हुए रोहित से पूछा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? रोहित ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अनिका से कहा, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम जो कह रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा इतनी आसानी से रोहित की बात मान गए थे। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या कहा तुमने, वह मान गए?
उन्होंने तुम्हें क्या कहा? मुझे अच्छी तरह बताओ। रोहित ने अनिका को शांत करते हुए कहा। बताता हूँ बाबा, बताता हूँ, मगर तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। मैं तुम्हारे घर गया, मेरे जाते ही तुम्हारे पापा के केयर टेकर ने मुझे कहा कि तुम्हारे पापा पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। वहीं हॉल में वह सोफे पर बैठे हुए थे। मैं उनसे ठीक सामने जाकर बैठ गया। कुछ देर तो बस एक दूसरे के हालचाल पूछे, बिजनेस के बारे में पूछा। जैसे ही मैंने सगाई की बात निकाली, तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा कि उन्हें यह शादी मंजूर है। तुम जितनी हैरान हुई हो उससे कई ज़्यादा हैरान मैं था उस वक्त। मैंने कभी सोचा नहीं था कि करण अंकल, मेरा मतलब है अब मेरे होने वाले ससुर जी, इतनी आसानी से मेरा प्रपोजल मान जाएंगे। उन्होंने मुझे पहली बार अपने सामने बिठाकर चाय पिलाई, मेरे लिए नाश्ता भी मंगवाया। उनका बिहेवियर मेरी तरफ बिल्कुल बदल चुका था। और हाँ, उन्होंने एक बात की जो सुनकर मैं कुछ परेशान हो गया। अनिका भी जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो उसके पापा ने रोहित से कही थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि उसके पापा इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे होने वाले ससुर जी ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की है। वह चाहते हैं कि हमारी शादी से पहले कुछ और दिन उन्हें अपनी बेटी के साथ गुजारने का मौका मिले। अनिका यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि जब से उन दोनों को यह पता चला था कि वह दोनों बाप बेटी हैं, तब से लेकर अब तक उन्होंने कुछ खास वक्त एक दूसरे के साथ नहीं बिताया था। और हो सकता था कि करण इतनी आसानी से अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहते थे। अनिका अपने पापा की इमोशंस अच्छी तरह समझ रही थी। तभी रोहित ने अनिका से कहा, मगर मुझे लगता है कि मैं उनकी यह बात मान नहीं पाऊंगा। पहले ही शादी में बहुत देर हो चुकी है। आर्यन और रिया भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम चारों एक साथ नॉर्मल फैमिली की तरह जिंदगी गुजारें। हर बच्चे की तरह उनका भी एक अपना सपना है और मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा हमें इस वक्त उनके बारे में सोचना चाहिए। यह बात अनिका भी अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन और रिया लगातार कई दिनों से कोशिश कर रहे थे कि वह अपनी मम्मी डैडी को शादी करने के लिए मना ले, ताकि वह लोग भी बाकी बच्चों की तरह अपनी मम्मी डैडी के साथ रह पाए। अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद रोहित से कहा, मैं समझती हूँ, मगर मुझे लगता है इससे पहले कि अनिका अपनी बात पूरी कर सके, रोहित ने अनिका से कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले 1 महीने के अंदर हम शादी करेंगे। करण अंकल को कैसे मनाना है यह तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने में शादी की बात सुनकर अनिका भी काफ़ी हैरान रह गई। अनिका ने रोहित से कहा, मगर 1 महीने के अंदर शादी की सारी तैयारियां? रोहित ने फिर से अनिका की बात काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस शादी के दिन का इंतजार करना, बाकी सारी तैयारियां मैं कर लूँगा। इससे पहले कि अनिका रोहित से कुछ कहने की कोशिश करती, रोहित ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यह पहली बार हुआ था जब रोहित ने अनिका का कॉल सामने से डिस्कनेक्ट किया था। अनिका रोहित की जल्दीबाजी समझ नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि बच्चों का सपना पूरा करना हर माँ बाप का फर्ज होता है, मगर यह वह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर शादी की तैयारियां 1 महीने में कैसे पूरी हो सकती है। और आखिरकार रोहित को शादी की इतनी भी जल्दीबाजी क्या थी। अभी कुछ ही दिनों पहले रोहित यह भी नहीं जानता था कि अनिका रोहित के साथ शादी करने के लिए तैयार भी थी या नहीं। शादी के लिए अनिका की हाँ सुनने के बाद अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे रोहित के सब्र का बांध टूट गया था और वह काफ़ी जल्दीबाजी में सारे डिसीजन ले रहा था। अनिका ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी बाहर से रश्मि और भूमिका की आर्गुमेंट की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ने लगी। अनिका ने जब अपनी केबिन से बाहर निकलकर देखा तो रश्मि भूमिका से कह रही थी, तुमसे पूछे गए सवालों के जवाब क्यों नहीं दे सकती तुम? आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? भूमिका ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रश्मि से पूछा। मैं पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि अचानक ही आगे कुछ कहने से पहले भूमिका ने अपने आप को रोक लिया। अनिका अपने केबिन के दरवाजे पर खड़ी हुई रश्मि और भूमिका की आर्गुमेंट सुन रही थी। रश्मि भूमिका से कह रही थी, सभी ने पूछे हुए सवालों का जवाब दिया है, फिर तुम्हें ऐसा क्यों ऐतराज है? भूमिका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रश्मि से कहा, देखो, तुमने जिस तरह के बेहुदा सवाल पूछे हैं उसका क्रिमिनल के इंटेरोगेशन के साथ क्या लेना देना है? इस तरह के वाहियात सवालों की जवाब मैं नहीं देने वाली। रश्मि और भूमिका की आवाज़ सुनकर ऑफिस के बाकी लोग भी उनके पास जमा हो गए। सभी लोग एक के बाद एक भूमिका को कहने लगे,
अरे बिल्कुल आम सवाल पूछे गए हैं, तुम्हें आखिर एतराज़ क्या है? अगर वह कुछ नई टेक्निक्स के बारे में हमें बताना चाहती है तो आखिर तुम्हें इस बात से परेशानी क्या है? हम सबने अंडरटेकिंग साइन की है और पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। भूमिका की एक सीनियर ने भूमिका को डांट लगाते हुए कहा, देखो भूमिका, हम सब लोग एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि तुम बहुत बड़े परिवार की बेटी हो, मगर यह मत भूलना कि यहाँ पर तुम स्पेशल डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदार ऑफिसर हो। हम सब ने पूछे गए सवालों का जवाब दिया है, अंडरटेकिंग पर साइन किया है, फिर तुम्हारे पूछे गए सवालों का जवाब देने में प्रॉब्लम क्या है? भूमिका अपनी सीनियर की बात का जवाब नहीं दे पा रही थी, मगर वह मन ही मन यह सोचकर तीखी नज़रों से रश्मि की ओर देख रही थी कि रश्मि ने जो भी सवाल भूमिका को पूछे थे उनका स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं था और ना ही पकड़े गए क्रिमिनल्स के साथ कोई लेना देना था। रश्मि ने भूमिका को जो सवाल पूछे थे उनमें ज़्यादातर सवाल रोहित से रिलेटेड थे। रोहित को क्या पहनना पसंद है, वह बचपन में किन बातों को पसंद करता था। बचपन से लेकर आज तक रोहित से जुड़ी हुई हर बात भूमिका से पूछी गई थी और भूमिका को इन सारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं लगा, इसलिए भूमिका ने वह क्वेश्चन नयर नहीं भरा जो उसे भेजा गया था। भूमिका अच्छी तरह जानती थी कि स्पेशल डिपार्टमेंट में पूछे गए सवालों के जवाब देने पर उनका कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, मगर भूमिका के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर स्पेशल डिपार्टमेंट और स्पेशल डिपार्टमेंट के काम करने के तौर तरीकों से रश्मि का क्या लेना देना था। मगर रश्मि हमेशा की तरह भोली भाली शक्ल बनाकर लोगों से कहने लगी, आखिर ऐसा क्या ही गलत कर दिया मैंने कि भूमिका इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रही है? मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आप लोग मुझ पर थोड़ा भरोसा कीजिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह स्पेशल डिपार्टमेंट में नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करने के लिए कर रही हूँ। आप लोगों को कल तक दिए गए हर सवाल और पूछे गए हर सवाल की रिपोर्ट दे दी जाएगी। मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि लोगों के मन से गहरे राज निकलवाने के लिए मुझे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी, मगर इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। खुद कैप्टन डी सिल्वा ने भी पूछे गए सवालों के जवाब लेकर दे दिए हैं। फिर मुझे नहीं लगता कि स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी किसी ऑफिसर को इस बात से एतराज होना चाहिए। रश्मि के आसपास खड़े ऑफिसर को भी अब लगने लगा था कि भूमिका रश्मि के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह पेश आ रही थी। हो सकता है एक बार रश्मि से कोई गलती हो गई थी, मगर बार बार उस गलती को लेकर रश्मि को इस तरह सबके सामने जलील करना भी अच्छी बात नहीं थी। इस बार रश्मि ने सबके सामने बिल्कुल लाचार और बेबस होने का नाटक करते हुए भूमिका से कहा, देखो, अगर सच कहूँ तो मैं खुद तुम्हारे काम करने के तौर तरीकों से काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं एक बात यहाँ सबके सामने कहना चाहूँगी कि कल दोपहर को ब्लैक कैट के साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। वैसे तो ब्लैक कैट ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, मगर मैंने ब्लैक कैट के साथ बात करके स्पेशली इस चीज़ की परमिशन मांगी थी कि मैं हमारे डिपार्टमेंट के 2 लोगों को अपने साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बुलाऊंगी और उन 2 लोगों को मौका मिलेगा ब्लैक कैट के साथ बात करने का। रश्मि की बात सुनते ही सभी के चेहरे पे चमक आ गई। स्पेशल डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर ने इसी चाहत में पूछे गए सवालों का सही सही जवाब दिया था, क्योंकि वह सब कहीं न कहीं रश्मि के साथ ब्लैक कैट से पहचान बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि खुद भूमिका भी रश्मि की बात सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से रश्मि की ओर देखने लगी। रश्मि ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर भूमिका इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर मुझे अफसोस है कि मैं भूमिका को अब यह मौका नहीं दे सकती कि वह कल मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सके और ब्लैक कैट के साथ पहचान बनाए। रश्मि की इस बात पर भूमिका फटी हुई आंखों से रश्मि को देखने लगी। रश्मि के कहने का मतलब यह था कि अगर भूमिका ने पूछे गए सवालों का सही सही जवाब दे दिया होता तो रश्मि उसे ब्लैक कैट से मुलाकात करने का मौका जरूर देती। रश्मि ने अपने टेबलेट में कुछ नोट डाउन करते हुए आसपास खड़े लोगों से कहा, ठीक है, फिर मैंने अपना फैसला कर लिया कि कल मैं अपने साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में किन 2 लोगों को रखना चाहूँगी। पहला शख्स जो मेरे साथ ब्लैक कैट के साथ मुलाकात करेगा वह होगा हमारे IT डिपार्टमेंट का हेड दर्शन। दर्शन का नाम सुनते ही दर्शन के सपोर्टर और उनके दोस्त तालियां और सीटियां बजाकर दर्शन को कंग्रेचुलेट करने लगे। दर्शन अपने चुनाव से काफ़ी खुश नजर आ रहा था। दर्शन की पीठ थपथपा रहे लोगों ने दर्शन से कहा, अरे भाई, ब्लैक कैट से मिलने वाले तुम, इस बात के लिए तुम्हें हमें पार्टी देनी होगी। दर्शन ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, ठीक है भाई,
तो ये काम करते हैं, कल सुबह का नाश्ता कैंटीन में सबको मेरी तरफ से दिया जाएगा। दर्शन की इस बात का स्वागत करते हुए दोस्त और स्पेशल डिपार्टमेंट का बाकी का स्टाफ जोर जोर से तालियां और सीटियां बजाने लगा। तभी रश्मि ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए सभी से कहा, एक और नाम है इस लिस्ट में जो कल मेरे साथ ब्लैक कैट के साथ मीटिंग करेगा, वह नाम है। जैसे ही रश्मि इतना कहने के बाद रुक गई, पूरी की पूरी ऑफिस में सन्नाटा फैल गया था। सब लोग अपनी सांसें थामकर अगले नाम के अनाउंस होने का इंतजार करने लगे। सभी के मन में यही ख्वाहिश थी कि काश वह अगला नाम उनका होता। तभी रश्मि ने अपनी टेबलेट की ओर दिखाते हुए कहा, और वह अगला नाम है आयशा का। आयशा दर्शन के ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक जूनियर ऑफिसर का नाम था। अपना नाम रश्मि की टेबलेट स्क्रीन पर देखकर आयशा ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। आयशा को यकीन नहीं हो रहा था कि ब्लैक कैट से मिलने के लिए रश्मि ने उसे चुना था। आयशा के दोस्त चारों तरफ से आयशा को घेरकर उसे कांग्रेचुलेट करने लगे। यह सारा तमाशा जब चल रहा था तब अनिका दूर खड़ी सब कुछ बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रश्मि ब्लैक कैट के नाम पर और कितना झूठ बोलने वाली थी। अनिका को कहीं न कहीं अब ऐसा लगने लगा था कि रश्मि स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसरों का मजाक उड़ा रही थी और कहीं न कहीं उनके इमोशंस के साथ खेल रही थी। जब भूमिका अनिका और रश्मि के पास चलकर आई तब रश्मि ने धीरे से अनिका के कानों में कहा, सचमुच बहुत अच्छी दोस्ती निभा रही है भूमिका तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि वो ब्लैक कैट से मिलने की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। रश्मि ने जब यह बात अनिका से कही तब अनिका मन ही मन ये समझ चुकी थी कि जरूर भूमिका को पूछे गए सवालों में रश्मि ने कहीं न कहीं रोहित के बारे में कुछ जानने की कोशिश की होगी, जिसे बताने में भूमिका ने इनकार कर दिया होगा और इसलिए यह आर्गुमेंट शुरू हुई थी। अनिका ने भूमिका के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, क्या पूछा था तुमसे रश्मि ने उन सवालों की लिस्ट में? अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए भूमिका ने कहा, देखो तुम अपने आप को दोषी मत समझो। वैसे भी अगर मैं उनके पूछे हुए हर सवाल का सही जवाब दे भी देती तब भी वह मुझे ब्लैक कैट से मिलने का मौका नहीं देती। यह बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भूमिका और अनिका के बीच चल रही बातों को रश्मि ने अच्छी तरह सुन लिया था, इसलिए अचानक ही रश्मि ने दोनों के बीच आकर भूमिका से कहा, यह कैसी बातें कर रही हो तुम भूमिका? अभी अभी सबके सामने मैंने यह खुलासा किया था कि अगर तुमने मेरे पूछे गए सवालों का जवाब दिया होता तो मैं जरूर तुम्हें ब्लैक कैट के साथ इंट्रोड्यूस करवाती। तुमने अपने ही हाथों से अपने मौके को गंवा दिया है। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं चाहती थी कि तुम एक बार ब्लैक कैट से मिलो, उससे बातें करो, क्योंकि तुम न सिर्फ एक होनहार ऑफिसर हो बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की हो। मुझे यकीन है कि ब्लैक कैट भी तुमसे मिलकर खुश होता। रश्मि की बातों के लिए भूमिका के लिए कई सारी दबी हुई लालच छुपी हुई थी। अनिका यह बात बहुत अच्छी तरह समझती थी कि रश्मि ने भूमिका की दुखती हुई नस पर उंगली दबा रखी थी। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद भूमिका ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं मिलना चाहती ब्लैक कैट को। तुम ही को मुबारक हो तुम्हारी मीटिंग। मैं एक काम करती हूँ, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ ताकि मुझे तुम लोगों के तमाशे का शोर न सुनना पड़े। जैसे ही भूमिका ने यह बात कही, रश्मि ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और जोर जोर से सबसे कहने लगी, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लेन में थोड़ा सा चेंज है। ब्लैक कैट ने अभी अभी मैसेज करके मुझे बताया है कि वह कल फ्री नहीं है, मगर आज फ्री हैं, इसलिए उनके साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस हम अभी इसी वक्त करेंगे। चुने गए लोग मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात सुनते ही ऑफिस के स्टाफ में एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट दौड़ने लगी। रश्मि दर्शन और आयशा के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा कांच का बना हुआ था, मगर कांच की डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार की गई थी कि दूर से अगर दरवाजे पर नज़र डाली जाए तो अंदर की चीज़ें बाहर वाला देख नहीं सकता था। रश्मि, आयशा और दर्शन के अंदर जाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा पीछे से लॉक कर दिया। सभी लोग यह जानने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर मीटिंग में ब्लैक कैट क्या बात करने वाला था। कुछ ही देर में दर्शन और आयशा आकर अपना एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ शेयर करने वाले थे। सारे लोगों के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर भूमिका के चेहरे पर मायूसी छा गई। भूमिका भी ब्लैक कैट से मिलना चाहती थी, एक बार ब्लैक कैट को देखना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, मगर हाथ आया मौका उसने अपने ही हाथों से गंवा दिया था। यह सोच सोचकर भूमिका काफ़ी मायूस होने लगी थी।
भूमिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अनिका ने भूमिका से कहा, अगर ब्लैक कैट को मिलने के लिए इतने ही बेचैन हो तो फिर तुमने रश्मि के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। अनिका के साथ साथ भूमिका के आसपास खड़े भूमिका के दोस्त भी भूमिका को यही सवाल पूछने लगे। तभी भूमिका की फ्रेंड ने भूमिका से कहा, तुम तो बहुत बड़ी फैन थी ब्लैक कैट की, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी और आज हाथ आया मौका खुद ही गवा दिया। उस आयशा की जगह तुम अंदर बैठी होती इस वक्त, हो सकता है ब्लैक कैट तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो जाता। तुम दोनों काफ़ी पीने जाते, मूवी देखने जाते, बात कहाँ से कहाँ बढ़ सकती थी, मगर तुमने अपने ही अरमानों पर पानी फेर दिया। लोगों के ताने सुनकर भूमिका ने अपना एक पांव जमीन पर पटका और अपने दोस्तों से कहा, मैं कोई फैन नहीं हूँ ब्लैक कैट की, और मेरे आगे पीछे घूमने के लिए दिल्ली में हजारों लड़के हैं जिनके साथ मैं कॉफ़ी पर भी जा सकती हूँ और मूवी देखने भी जा सकती हूँ। मुझे ब्लैक कैट की कोई ज़रूरत नहीं है। और आखिर ब्लैक कैट है क्या? है तो ये काम इंसान की ही, बिल्कुल मेरी और तुम्हारी तरह। और फिर क्रिमिनल का इंटेरोगेशन कैसे करते हैं यह तो इतने साल स्पेशल डिपार्टमेंट में गुजारने के बाद हम भी अच्छी तरह जानते हैं। आखिर ऐसी भी कौन सी नई टेक्निक सीख लेंगे ब्लैक कैट से जो हमें पहले से नहीं आती। भूमिका के दोस्त अपनी गर्दन झुकाकर मुस्कुराने लगे। वह जानते थे कि हालांकि भूमिका इस वक्त काफ़ी गुस्से में थी, मगर कहीं न कहीं उसे इस बात का अफसोस था कि इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस में वह मौजूद नहीं थी। अनिका ने भूमिका को दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर एक हाथ रखा, मगर भूमिका ने अनिका का हाथ झटक दिया। तभी दबी हुई आवाज़ में अनिका ने भूमिका से कहा, वह लोग जिससे बात कर रहे हैं वह ब्लैक कैट नहीं है, दरअसल ब्लैक कैट मैं हूँ। प्लीज़ आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।